देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। एक एनकाउंटर, कई सवाल और न जाने आगे कब तक होगा कितना बवाल। यूपी का दुर्दांत, खूंखार, शातिर गैंगस्टर अपराधी विकास दुबे मारा गया। 8 पुलिस वालों को शहीद करने वाला, 16 लोगों की निर्मम हत्या करने वाला, हजारों की जमीनें हड़पने वाला एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। लेकिन विकास दुबे के मारे जाने के बाद यूपी पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। हमारे साथ पुलिस के वो बड़े रिटायर्ड ऑफिसर्स जुड़ रहे हैं जिन्होंने अपने सेवा काल में कई ऐसे अपराधियों को उनकी असली औकात बताई। हम उनसे समझेंगे कि एनकाउंटर सही है या इस पर सवाल जरूरी है, यह एनकाउंटर एक मिसाल है या उस पर कई सवाल हैं। पर उससे पहले विकास दुबे की वो तस्वीर दिखाते हैं जो अनदेखी है, अनसुनी है। डांस फ्लोर पर गैंगस्टर किस गाने पर थिरक रहा है हम आपको दिखाएंगे, और उसके साथ है अमर दुबे। अब ये दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। पुलिस ने दोनों को ही एनकाउंटर में अब इस दुनिया से चलता कर दिया है, लेकिन उसके पहले जराइम की दुनिया में रहते हुए जो कुछ हो रहा था उसकी तस्वीरें देखिए। यहाँ विकास और अमर आपको नजर आ रहे हैं, अमर दुबे और विकास दुबे। विकास दुबे और अमर दुबे दोनों का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन ये तब की तस्वीरें हैं जब दोनों अपराध की दुनिया में गाफिल मौज लूटने में लगे हुए थे। अपने आगे ना पीछे, कोई ना ऊपर नीचे, आपका क्या होगा जनाबे अली। इसमें उन लाइनों को जीते हुए एक तरीके से थिरक रहे हैं अमर दुबे और विकास दुबे। ये दोनों ही शातिर गैंगस्टर पुलिस की गोलियों का निशाना बन चुके हैं। लेकिन जिस दौरान इनकी हुकूमत चल रही थी अपराध की दुनिया में, उस समय ये क्या करने में लगे हुए थे वो आप देख रहे हैं। इस बात से निश्चिंत कि कभी कानून का हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच सकता है, इस बात से गाफिल कि आखिरकार उन्हें अपने किए धरे का हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ गाने में थिरकते हुए अपनी दुनिया में मशगूल। ये कब की तस्वीरें हैं, कहाँ का जश्न है, क्यों चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट के साथ अमर दुबे और विकास दुबे थिरक रहे हैं, हम बता रहे हैं हमारे संवाददाता उमेश पाठक। उमेश, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आपने हम तक पहुंचाई हैं, ये कब की हैं, कहां की हैं, क्या मौका था जहां पर ये थिरक रहे हैं? देखिए, ये अमर की शादी का फुटेज है और ये मैं आपको बताना चाहूँगा 29 जून का फुटेज है, जब उसकी शादी हुई थी। उसकी शादी में डीजे पर ये दोनों थिरके थे और आप लाइनों को गौर करिए। शायद वो लाइनें जीने की कोशिश कर रहा है और वो लाइनें काफ़ी कुछ सही भी साबित हो रही हैं, क्योंकि उसकी माँ, विकास दुबे की खुद माँ, उसकी मौत के लिए मौत का कोई उनको गम नहीं है। उसकी पत्नी जिस तरह से धमकी दे रही है और उसकी मौत के बाद उसके गांव में जिस तरह से मिठाइयाँ बांटी गई, तो काफ़ी कुछ वो लाइनें साफ तौर पर उसकी ज़िंदगी पर दिखाई पड़ रही। लेकिन एक अहम लाइन और भी है इसमें, आपका क्या होगा जनाबे अली। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उसकी मौत के बाद क्या ये माना जाए कि कई राज दफन हो गए। कई सफ़ेद पोश ऐसे थे, कई नेता और कई पुलिस के लोग जो लगातार उसको मदद कर रहे थे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आगे जांच में मतलब क्या उनके नाम उजागर होंगे कि नहीं होंगे। इस बीच मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 तारीख को ये पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चली हैं रात में, और ये इसी 29 जून का, जो बीती 29 जून है उसका वीडियो है ये। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अमर जो है, अमर की शादी का ये फुटेज है जो कि 29 जून का है, जो उसके ही बंगले पर हुई थी, इसके ही फार्म हाउस पर हुई थी, और वहाँ पर ये दोनों थिरक रहे हैं और ये लाइनें कितनी ठीक बैठ रही हैं इनके ऊपर। मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने बताया कि आगे आपका क्या होगा जनाबे अली। मैं आपको बताना चाहूँगा, रात में इसकी पत्नी अंतिम संस्कार के बाद लखनऊ वापस आ गई थी और उनसे एसटीएफ ने, यूपी पुलिस ने पूछताछ की और पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं कि ये जो विकास दुबे था, विकास दुबे एक तरह से राजनीतिक करियर भी अपना बनाना चाहता था और इसके चलते उसने तमाम लोगों से संबंध बनाए थे और तमाम जगह उसने पैसे भी इन्वेस्ट कर रखे थे। जैसा कि जय वाजपेयी का नाम सामने आ रहा है कानपुर में, जिसके नाम पर, जिसको उसने 8.5 करोड़ रुपए दिए थे सूद पर चलाने के लिए 2% ब्याज पर, और जय वाजपेयी उसको 5% ब्याज पर चलाया करता था। इसके अलावा यूएई में एक फ्लैट की बात कही जा रही है जो कि जय वाजपेयी के नाम पर है, जिसमें इन्वेस्टमेंट किया था विकास दुबे ने। इसके अलावा लखनऊ में एक मकान के अलावा कुछ ज़मीनें इनकी हैं। अवैध खनन का काम इनका चलता था कानपुर में, और कानपुर में कई जगह इसने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं ज़मीनों में।
कानपुर में कई जगह जमीनों में पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। वो पैसे जो काले तरीके से कमाए गए उन्हें फिर ठिकाने लगाया गया, जमीनों पर खर्च किया गया। सवाल यह है कि विकास दुबे रातों रात विकास दुबे नहीं बन गया। विकास दुबे को विकास दुबे बनने में 3 दशक लगे हैं। इस दौरान पुलिस कहां थी? इस दौरान प्रशासन कहां था? क्यों उसके हौसले इतने आला होते गए? इस सब पर बातचीत करेंगे और बातचीत करते हुए आपको इन अहम सवालों के जवाब इन मखसूस मेहमानों से हम लेने की कोशिश करेंगे जो हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। आपको नजर आ रहे हैं ये तमाम पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब, अरविंद जैन साहब, टीआर कक्कड़ साहब, पीके जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो टीयूवी 300 जो कि पलटी, कहा जा रहा है बारिश हो रही थी, सामने से गाय बैलों का झुंड आ गया और इस वजह से जब ड्राइवर ने गाड़ी काटने की कोशिश की वो पलट गई। कहां पलटी है, क्या उसमें पलटने वाले निशान दिखाई दे रहे हैं, वगैरह वगैरह जानने के लिए हम चलेंगे मनीष यादव के पास। लेकिन सबसे पहले ये मिसाल है या इसके इर्द गिर्द कई सवाल है, ये जानने की कोशिश करेंगे। इंक्वायरी ऑन द स्पॉट, क्या ये ठीक हो रहा है? हमने देखा हैदराबाद में जब ऐसा ही कुछ हुआ, जय जयकार की गई पुलिस की। यहां विकास दुबे के मामले में लोगों ने राहत की सांस ली है। बिकरू गांव के लोगों का कहना है कि हमें तो इस दुर्दांत अपराधी की दहशत से आजादी मिली है, लेकिन क्या यह तरीका ठीक है? इस पर हम करेंगे। यह है सवाल जो इस समय सबके जहन में उमड़ घुमड़ रहे हैं। यह एनकाउंटर सवालों के घेरे में इसलिए है कि खूंखार अपराधी को सड़क के रास्ते लेकर पुलिस क्यों आई? पहले चार्टर्ड फ्लाइट से ले जाने की बात हो रही थी, यह लंबा रास्ता क्यों अख्तियार किया गया जो कई जगहों पर जोखिम भरा हो सकता था? कानपुर से 17 किलोमीटर पहले रास्ते में गाड़ी कैसे पलटी? 17 किलोमीटर पहले सचेंडी थाने के अंतर्गत ये वो जगह है जहां पर गाड़ी पलटी। कानपुर से 17 किलोमीटर पहले क्यों तेज रफ्तार गाड़ी पलटी? तो सड़क पर कोई निशान क्यों नहीं? जब कोई गाड़ी स्किड करती है, पलटती है, तो एक निशान छोड़ जाती है, खुद के ऊपर भी और सड़क के ऊपर भी। लेकिन यहां क्यों नहीं? जिस गाड़ी में विकास दुबे सवार था, क्या वही गाड़ी पलटी थी? कहा यह जा रहा है कि वो मुख्तलिफ गाड़ी में सवार था और वो गाड़ी जो पलटी है वो दूसरी थी। तो फिर ऐसा था क्या? और पलटी हुई गाड़ी से दिव्यांग विकास निकलकर भागा कैसे? उसके पैर में स्टील की रॉड लगी हुई थी। और यह भी बताया जा रहा है कि जब दूसरी गाड़ी पीछे से आई जो फॉलो कर रही थी उस गाड़ी को जिसमें विकास बैठा हुआ है, उसके आने में खासी देर लगी और वो लंगड़ा रहा था, वो एकदम से दौड़ नहीं सकता था। ऐसे में वो कैसे भागकर गया और सिर्फ 200 मीटर ही चला क्या उस दौरान जब तक वो पीछे से गाड़ी आई? ये बड़े सवाल है। एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे ने पिस्तौल कैसे छीनी? उस समय जब गाड़ी पलटी तो कहा जा रहा है कि अर्धमूर्छित अवस्था में वो लोग आ गए थे। 5 पुलिसकर्मी जो उसमें बैठे हुए थे वो अर्धमूर्छित, 5 के 5 अर्धमूर्छित, और वहां से वो पिस्तौल निकाल ली गई और पिस्तौल लेकर ये गया और 200 मीटर गया। पीछे से जब कोई भाग रहा होता है तो जाहिर है उसको गोली लगती है, अगर तो वो पीठ में लगती है। दुर्दांत अपराधी को गाड़ी में हथकड़ी पहनाकर क्यों नहीं बैठाया गया? उसको खुला हुआ क्यों रखा गया था और उसके हाथ में हथकड़ी क्यों नहीं थी? पिस्टल छीनकर भाग रहे विकास को गोली सीने पर कैसे लगी? पीछे पुलिस वाले हैं, वो सामने की तरफ भाग रहा है और ऐसे में अगर वो भाग रहा है तो उसकी पीठ पर गोली लगनी चाहिए, सीने पर नहीं। सीने पर गोली कैसे लगी? एनकाउंटर साइट से ठीक पहले मीडिया की गाड़ियों को क्यों रोका गया? मीडिया की गाड़ी को पहले रोका गया, फिर पता चला कि आगे गाड़ी स्किड कर गई है और फिर बाद में पता चला कि वहां एनकाउंटर हो गया है। मीडिया की गाड़ी को क्यों रोका गया? गाड़ी ऐसी जगह पलटी जहां सड़क किनारे डिवाइडर तक नहीं था। गाड़ी पलटने की वजह होनी चाहिए। क्या तेज रफ्तार गाड़ी को अचानक ऐसे मोड़ दिया गया कि गाड़ी पलट जाए? क्या इस तरह का नौसिखिया ड्राइवर लेकर पुलिस गई थी? ये तमाम सवालात हैं, ये तमाम सवालात हैं जो हाउंड कर रहे हैं। लोग इसको जानना चाहते हैं। जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसकी पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वो यहां देखिए। क्या ये वो गाड़ी है जिसमें लेकर उज्जैन से पुलिस उसे चली थी? रास्ते में क्या गाड़ी में अदला बदली हुई? क्या उसको दूसरी गाड़ी में बिठाया गया? अमूमन इस तरीके के मामलों में यह होता है कि जो दुर्दांत अपराधी होता है उसको बीच की गाड़ी में रखा के जाता है, आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां होती हैं। क्या ऐसा हो रहा था? क्या जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है इस मामले में क्या उसे फॉलो किया जा रहा था? हम इन सवालों को लेकर अपने मेहमानों के पास जाएं उससे पहले दिखाते हैं ये तस्वीर। ये है वो गाड़ी, देखिए ये है वो गाड़ी जो मनीष यादव आपको दिखाएंगे एक्सक्लूसिव टीवी 9 भारतवर्ष पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखेंगे, मनीष यादव दिखा रहे हैं आपको। मनीष जरा इस गाड़ी के पास हमको ले चलिए, जरा दिखाइए क्या इसके आसपास निशान है? क्या इस गाड़ी की बॉडी पर निशान है? क्या गाड़ी जब स्किड हुई तो सड़क पर कोई निशान छूटा है क्या मनीष? देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिससे ये मिसाल बनने से रुक जाती है। मिसाल की राह में यही सवाल वो रोड़ा है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, दिनेश के एक अपराधी का अंत हुआ है और गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है। देखिए वो गाड़ी सचंडी थाने में क्रेन से खींचकर यहाँ पर लाई गई है।
जो थ्योरी बताई गई, बीच में हम लोग जालौन से जब फॉलो कर रहे थे गाड़ी को, तो ये टीयूवी गाड़ी काफिले में सबसे पीछे थी। टोल प्लाजा, 8 टोल प्लाजा से ये गाड़ी सबसे पीछे थी। इससे आगे सफारी गाड़ी थी जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था, और एक गाड़ी स्कॉर्पियो जो इसे एस्कॉर्ट कर रही थी। आप ये देखिए, ये लेफ्ट हिस्सा है दिनेश, जो इसके स्क्रैच दिखाई दे रहे हैं, ये कल गाड़ी क्रेन से खींच कर लाई गई है और ये उसके स्क्रैच हैं। गाड़ी की जो स्पीड हम लगातार फॉलो कर रहे थे उस वक्त 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, उस स्पीड से गाड़ियाँ चल रही थी। पहले ये कहा गया कि गाड़ी बारिश के चलते अनियंत्रित हुई, चूँकि ड्राइवर थके हुए थे, लंबा रूट था, 650 किलोमीटर का सफ़र था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। दूसरा, जब एसटीएफ का प्रेस नोट आया उसमें हादसे का कारण जो बताया गया, वो कहा गया कि जानवरों का झुंड रोड पर आ गया था, जिसे बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ। दो अलग अलग थ्योरी, एक तो हादसे की बताई गई और दूसरा, जब भी स्पीड पे गाड़ी, देखिए इस साइड से गाड़ी जब आती है, लेफ़्ट साइड से पलटी है, तो इस साइड कोई नुकसान नहीं हुआ है। जब गाड़ी स्पीड पे पलटती है तो बम्पर को सबसे बड़ा नुकसान होता है, लेकिन ये बम्पर बिल्कुल एकदम सुरक्षित है। दूसरा, जो अहम चीज़ है, गाड़ी लेफ़्ट साइड से पलटी, ये जो शीशा है, ये शीशा, इसे कहीं भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, कहीं भी इसमें कोई क्रैक नहीं आया है, कहीं भी ये टूटा नहीं है। और जबकि गाड़ी इसी स्पीड में पलटती है तो सबसे पहले घिसटती हुई जाती है, उसमें शीशे को नुकसान होना जो है अनिवार्य की तरह हो जाता है, क्योंकि ये हिस्सा बाहर को निकला रहता है। तो ऐसे में इसे कोई नुकसान हुआ है, सिर्फ केवल यहाँ से क्रैक होके ये टूट गया है। तो ये दूसरी बड़ी चीज़ है जो इस पूरी मिसाल पर सवाल खड़े करती है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बीच में कहीं भी शिफ्ट नहीं किया गया था, लेकिन जो हादसे का जो बताया जा रहा है, जिस गाड़ी में हादसा हुआ उसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था। ये तीसरी बड़ी चीज़ है। सड़क पर जो स्पॉट है जहाँ पर ये पूरी घटना घटी, वहाँ पर हमने देखा सड़क पे कहीं कोई निशान नहीं था। अगर बारिश भी हुई तो निशान कैसे धुले, क्योंकि गिट्टी की सड़क बनी होती है, हाईवे है, तो वहाँ पर अगर गाड़ी घिसटी तो उसके निशान होने चाहिए। स्पीड में अमूमन तौर पर जब रोड एक्सीडेंट होते हैं तो सड़कों पर निशान आ जाते हैं, तो वैसा कोई निशान वहाँ सड़क पर देखने को नहीं मिला। और जब ये जो दिल्ली कानपुर हाईवे है, यहाँ पर हर वक्त वाहनों का काफिला रहता है, भारी दबाव भी रहता है, तो ऐसे लोग तो बहुत सारे मिले जिन्होंने गाड़ी को पलटे हुए देखा। उन्हें लगा कि ये हादसा हुआ है, लेकिन गाड़ी कैसे पलटी या गाड़ी पलटते हुए किसी ने नहीं देखा, वो शख्स नहीं मिला। मीडिया कर्मियों को रोक लिया गया था। हम लोग जब फॉलो कर रहे थे दिनेश, तो हमें 12 टोल प्लाजा के आगे घटनास्थल से लगभग 3 से 4 किलोमीटर पहले ही रोक लिया गया था, गाड़ी की चेकिंग के नाम पर कि प्राइवेट गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। वो जो समय था हमारा घटनास्थल तक पहुंचने का, वो समय रहा, उस पूरे समय में लगभग 15 से 20 मिनट रहे होंगे, और उसी दरमियान ये पूरा हादसा हुआ। विकास दुबे गाड़ी से निकलकर भागा, विकलांग था, दिव्यांग था, पैर में रोड पड़ी हुई थी जैसा बताया जा रहा है, पहले से लंगड़ाकर चलता था, तो गाड़ी ऐसे एक साइड में पलटी हुई थी, तो यहाँ से वो निकला, तो यहाँ से उसे कूदना पड़ा होगा। आप अंदर देखेंगे ब्लड के निशान ज़रूर हैं, आपको यहाँ निशान नज़र आएंगे, अगर शैलेंद्र दिखा सके अंदर का हिस्सा। ये कुछ नमकीन भी पड़ी हुई है, जो अंदर ग्लास टूटा है गाड़ी का वो पड़ा हुआ है। अंदर लगभग सारी चीज़ें सुरक्षित हैं, लगभग नुकसान नहीं हुआ है अंदर किसी चीज़ को, जबकि गाड़ी इतनी स्पीड पे कम से कम एक तरफ नहीं पलती, बल्कि कई सारे राउंड वो पलट जाती है। अमूमन तौर पर ऐसा एक्सीडेंट में देखा गया है, जो सड़क हादसे होते हैं उसमें स्पीड से आती हुई गाड़ी कई राउंड ले गई और पलट के खड़ी हो गई, इस तरह की चीज़ें आती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ गाड़ी एक ही साइड, लेफ़्ट साइड में पलट गई है। तो ये वो सवाल है। देखिए ये यहाँ पे ये नुकसान डैमेज हुआ है, यहाँ से निकलकर भागा वो 150 मीटर दूर रोड से नीचे उतरते हुए, कच्ची सी सड़क थी, खेत थे, वहाँ पर धान की खेती थी, और वहाँ पर जाकर उसने फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद बताया ये भी गया कि एसटीएफ नहीं, मनीष एक बार जल्दी से क्या इस पूरी गाड़ी को 360 डिग्री आप हमें दिखा सकते हैं? सामने ये हम देख रहे हैं बोनट, ये सामने खुला हुआ है, टूटा हुआ है। आपने बताया गाड़ी में जो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब ड्राइवर साइड के ऑपोजिट जो साइड है वो पूरी घिसटी हुई है, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि ये जो घिसटने के निशान बने हुए हैं ये क्रेन से गाड़ी को घसीटने की वजह से बने हैं। उस समय जब गाड़ी को सीधा खड़ा किया गया होगा उस समय ये गाड़ी में निशान इतने ज्यादा नहीं थे, मतलब ये गाड़ी स्किड हुई हो ऐसा नहीं लग रहा है। क्या गाड़ी के भीतर, और आप एक सेकंड अंदर जाएंगे क्या? आप प्लीज अंदर जाएं, मनीष कैमरे को लेकर अंदर जाएं गाड़ी में। क्या ये गाड़ी को बगैर छुए आप उसमें दिखा सकते हैं क्या? अंदर की तरफ की स्थिति से कुछ पता चलता है क्या? अच्छा, इसमें यह भी बताइए कि विकास दुबे की पोजीशन कहां थी, वो कहां बैठा हुआ था? ये ड्राइवर के बगल में यहां बैठा हुआ था, पीछे बैठा हुआ था, कहां था वो?
दिनेश, मैं पूरी जानकारी आपको देता हूं कि जो सबसे पहले विकास दुबे की जो लोकेशन है, जो बताया जा रहा है, चूंकि हम लोगों ने सफारी गाड़ी में देखा था, जो अंतिम टोल प्लाजा उसने क्रॉस किया था उस वक्त वो सफारी में था। अभी जो ये सेकंड रो है, मैं उधर से राइट साइड से देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि उधर का गेट खुला हुआ है। तो देखिए ये राइट साइड है और यहाँ पर ये जो एक एसटीएफ कर्मी यहाँ पर बैठे थे, दूसरे विवेचना अधिकारी रमाकांत पचौरी वो वहाँ बैठे हुए थे और बीच में विकास दुबे की लोकेशन थी, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से कोशिश की जाती है कि अपराधी को बीच में बिठाया जाए। और ये दुर्दांत अपराधी था, शातिर अपराधी था। सुरक्षा व्यवस्था जो देख रहे थे उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा था कि कहीं भी कोई उसका बड़ा नेटवर्क है, कोई उसके साथी अपराधी हमला ना कर दे, उसे छुड़ाने की कोशिश ना हो, उसके चलते उसे बीच में बिठाया गया था। आजू बाजू एसटीएफ कर्मी बैठे हुए थे। तो अगर इतना ख्याल रखा जा रहा था, उसको बीच में बिठाया गया था, क्योंकि नियम ये कहते हैं कि उसको बीच में पीछे बिठाया जाना चाहिए, दोनों तरफ सशस्त्र पुलिस के कर्मी होने चाहिए। क्या पूरे रास्ते में नियम को फॉलो किया गया? क्या नियम के हिसाब से सब कुछ हुआ? वहां से जहां उज्जैन में इसने सरेंडर किया, क्या मध्य प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को वैसे हैंडओवर किया जैसा प्रोसीजर कहता है? पूरे रास्ते में उस प्रोसीजर को फॉलो किया गया क्या? और क्या इसमें कई झोल दिखाई देते हैं? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। सबसे पहले विक्रम सिंह साहब, आपके पास मैं आना चाहता हूं। कौन से बड़े वो बिंदु हैं जो आपका ध्यान खींचते हैं विक्रम सिंह साहब, जो बड़े लूप होल्स आपको नजर आते हैं इसमें? जी नमस्कार और सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सारे सवालात हैं ये ना तजुर्बेकारी और इन एक्सपीरियंस की जीती जगती एक मिसाल है। सबसे पहले कहूंगा कि कार से क्यों ले आए, फ्लाइट मिले न मिले, उसका चार्टर्ड फ्लाइट का एक कॉस्ट आता है। एक दफा जब आपने मुलजिम को आप दस्तयाब कर चुके हैं तो कोई जरूरी नहीं कि वापसी आप फ्लाइट से करें। सड़क पे इंप्रेशन हो या ना हो, इसके 10 कारण हो सकते हैं कि सड़क पे इंप्रेशन क्यों ना हो, और ये टेक्निकल मुआयना होता है। और ये जितने सवालात हैं इनका बेहतर स्थान होगा मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी, और जब इस इनकाउंटर की जांच हो। बाटा की दुकान में जाके जलेबी की फरमाइश करना, इसका कोई औचित्य नहीं है। तीसरी चीज, उसके टांग में रॉड पड़ी थी। मैं कितने लोग जानता हूं जो व्हीलचेयर पे रहने वाले हैं और जहां बड़े अनुभवी पुलिस अधिकारी बैठे हैं, व्हीलचेयर पे बैठने वाले पुलिस को एनकाउंटर में कर देते हैं। यह कोई जरूरी नहीं कि जिसके पैर में रॉड पड़ी हो, रॉड तो पहले भी पड़ी थी और रॉड पड़ने के पहले ही उसने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया था। तब हमारे विद्वान मित्रों को रॉड का ख्याल नहीं आया। दूसरी कि उसके पास में पिस्टल कैसे आई। आप अगर हथकड़ी का गौर करें, ये अमेरिका वाली हथकड़ी नहीं है, ये वो हथकड़ी है या तो 1 या 2 हाथ में बनती है, उसके पीछे एक रस्सी होती है। यह बिल्कुल संभव है कि 1 या 2 हथकड़ी लगने के बाद वो मौके का फायदा उठा करके पिस्तौल का इस्तेमाल करें। चौथा सवाल कि क्या इतना अनुभवहीन पुलिस ड्राइवर था कि टक्कर कर दी? अरे लेडी डायना और डोडी की गाड़ी रोल्स रॉयस फ्रांस में टक्कर हो गई, उनका ड्राइवर तो हम आपसे शायद ही कोई ड्राइवर हिंदुस्तान में ऐसा जो उसके ज्यादा तजुर्बे वाला हो, लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, लेडी डायना और डोडी की मौत हो गई। तो आपके जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो है ये ना तजुर्बेकारी की एक मिसाल है। जितने भी सवाल उठाए जा रहे हैं, विक्रम सिंह साहब का कहना है कि ये ना तजुर्बेकारों की बातें हैं जो मनगढ़ंत सवाल उठा रहे हैं। घटना हो जाने के बाद बाहर से देखते हुए 4 सवाल जड़ देना बहुत आसान होता है, लेकिन क्या ऐसा ही बाकी पैनलिस्ट भी सोच रहे हैं? अरविंद जैन साहब, आपका नजरिया। अरविंद जैन साहब से अभी हमारा संपर्क नहीं है। टीआर कक्कड़ साहब के पास इसी बात को लेकर जाऊंगा। कक्कड़ साहब, कहीं कुछ आपको नजर आता है जो गड़बड़ दिखाई देती है, या सब कुछ ठीक है, बस लोगों के दिमाग में इसलिए ये सब आ रहा है क्योंकि उनको पहले ही लग रहा था कि इसका एनकाउंटर हो जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है। आपने अपने जो भूमिका दी है उसमें बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं। इन प्रश्नों का इस समय ना तो सही उत्तर आपके पास है और ना मैं दे सकता हूं। ये तो ऐसी चीज है कि एक इंक्वायरी अगर बैठती है तो उनका काम है इन चीजों पर नजर डालना और इनका सही आपको बताना कि क्या हुआ था। मैं और आप नहीं बता सकते कि हम दोनों वहां पे नहीं थे। हम तो केवल मनगढ़ंत सवाल उठा सकते हैं और एक क्रिएट कर सकते हैं सीन कि ऐसे हुआ होगा, होना चाहिए था। अब मेरे पर्सनल सुन लीजिए कि जहां तक इस व्यक्ति की बात थी, इस क्रिमिनल की बात थी, इसने 8 पुलिसकर्मियों को मारा, बहुत सारे पुलिसकर्मियों को जख्मी किया और इसका इतना बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है।
पूरी डिटेल्स मुझे नहीं पता, लेकिन 60 केसेस कई दिनों से कह रहे हैं लोग। तो इस स्थिति में इसका मरना स्वाभाविक था, ये होना था। और मुझे स्वयं बड़ी प्रसन्नता है कि इस व्यक्ति की मौत हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हुआ है तकलीफ नहीं है सर, उसके मारे जाने से कोई दुखी नहीं है सिवाय उन लोगों के जिनका निहित स्वार्थ था इससे जुड़ा हुआ। लेकिन क्या ये कुछ राज फाश कर सकता था और उससे पहले इसको खामोश कर दिया गया है सर? ये सवाल है। मैं इसको लेकर अरविंद जैन साहब के पास जाता हूं। अरविंद जैन साहब, क्या इस अपराधी का मारा जाना ये लगभग तय था, लेकिन इतना पहले मारा जाना, क्योंकि अगर कानून के हवाले होता, एक प्रोसीजर से जाता, तो आखिरकार इसको लटकना पड़ता, ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका पहले मारा जाना क्या कुछ लोगों के लिए उनके बचे रहने के लिए जरूरी था, जैसे सवाल उठ रहे हैं? अरविंद जैन साहब। मैं कतई इससे सहमत नहीं हूं। इसको जेल में रखकर पहले लोअर कोर्ट में सजा कराना, फिर हाई कोर्ट में सजा कराना, फिर सुप्रीम कोर्ट तक केस को लेके जाना, सालों साल केसेस का उन कोर्ट्स में पेंडिंग पड़ा रहना, इस बीच इसका पूरा फिरौती का और हत्याओं का एक अंपायर इसके द्वारा संचालित करना, फिर ये कहा जाएगा कि साहब आपने उसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं रखा। मैं कुछ मूल प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप ये बताइए, टेम्स रिवर पर अभी इंग्लैंड में लंदन में एक सिरफिरे आतंकवादी ने कुछ लोगों को चाकू मार के घायल किया, क्या उसको पकड़ा नहीं जा सकता था? लंदन की पुलिस ने, स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस ने उसको जो है शूट डाउन में मार गिराया और पूरे कंट्री में उसकी तारीफ हुई। उत्तर प्रदेश होता तो मेरे ख्याल से अब तक मुकदमे की मांग लोग बाग कर दिए होते और सिर के बाल बिल्कुल चीर लिए होते कि साहब जब उसके पास चाकू था तो उसको तो पकड़ा जा सकता था, चाहे ज्यादा से ज्यादा चाकू ही तो लग जाता है एक दो पुलिस कर्मियों को, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसको मारा कैसे? बहुत सी सूचनाएं मिलती उससे, उसके नेटवर्क का पता चलता। ये सब बातें अनर्गल हैं। ये इतना जघन्य हत्याकांड का अपराधी है, इस प्रकार के प्रश्न दो अहम बातें कही हैं सर आपने कि जो हमारा प्रोसीजर है उसमें निचली कोर्ट से लेकर ऊपर तक जाना, सुप्रीम कोर्ट तक, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भी पुनर्विचार याचिकाएं जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इतना लॉन्ग ड्रॉन प्रोसीजर है कि लोगों का, तो आप क्या ये कह रहे हैं कि वो जो सिस्टम हमने बनाया था उस पर लोगों का भरोसा उठ गया है और वो काम का नहीं है और उसका विकल्प ये है जो हमारे सामने है, वो हैदराबाद वाला मामला हो या ये मामला हो? मैं इसको लेकर मैं जैन साहब के पास जाऊंगा, पीके जैन साहब के पास। अरविंद जैन साहब आपके पास आता हूं। पीके जैन साहब, क्या हमारा ही बनाया हुआ सिस्टम इतना लचर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम साबित हुआ है कि उसी सिस्टम में एक विकल्प निकाला गया है जो यहां दिखाई दे रहा है हैदराबाद में हुआ था? देखिए, आप ये प्रिज्यूम कर रहे हैं, अगर ये बात कहते हैं कि ये केस को पुलिस ने जानबूझ के मारा है, इसका मर्डर किया गया है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। ये इतना जघन्य अपराधी था कि ये डेस्परेट हुआ, इसने गाड़ी से भागने की कोशिश की, गाड़ी पलटी हुई, आपके रिपोर्टर ने बहुत सारी चीजें दिखाई। देखिए, जब वो एक्सीडेंट होने लगा होगा तो ड्राइवर ने ब्रेक भी लगाए होंगे, गाड़ी स्लो डाउन भी हुई होगी, उसमें गाड़ी पलटी तो इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा भीषण अपघात नहीं हुआ था कि उसमें कोई आदमी मरा, ना तो ड्राइवर की डेथ हुई, ना किसी और पुलिस कर्मचारी की डेथ हुई, ना ये बंदा इतना जख्मी हुआ कि वहां से भाग नहीं पाया। ये वहां से भागा पुलिस पिस्टल छीन के, और जब इसका पीछा किया गया, जो अधिकारी दूसरे थे उन्होंने पीछा किया तो उसने पलट के उनके ऊपर वार किया। जब इसने फायरिंग की उनके ऊपर तब उन्होंने फायरिंग की, इसलिए इसकी छाती में गोली लगी। देखिए, हर चीज के बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स और उसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। सर, एक बात मेरे दिमाग में और आ रही है, मैं इसका भी जवाब आपसे चाहूंगा, क्योंकि आप लोग जो इसमें रोशनी डाल सकते हैं कोई और नहीं डाल सकता। विक्रम सिंह साहब के पास जाऊंगा और ये समझूंगा कि जब ये दिखाई देता है कि एक बड़ा नेक्सस है पॉलिटिक्स में और अपराधियों के बीच में, और कोई अपराधी इस कदर हिमाकत वाला हो जाता है, तो क्या डिपार्टमेंट ने इस बार अपने ऊपर अपनी शान पर ली थी क्या ये बात, और इसलिए उसका ये अंजाम हुआ है? लेकिन उससे पहले विकास दुबे की पत्नी की बात आप सुनिए, ऋचा की बात। विकास की पत्नी से जब एनकाउंटर के बारे में पूछा गया तो विकास की पत्नी भड़क गई। गैंगस्टर की पत्नी ने साफ कहा कि जिसने एनकाउंटर किया उसका हिसाब होगा, जिसने ये गलती की है उसे सजा मिलेगी। एनकाउंटर सही किया, क्या किया ये बताइए। आपके पुलिस करना क्या कत्ल नहीं किए तो क्या? ऋचा जो पत्नी है विकास दुबे की, अगर मैं ठीक नाम ले रहा हूं, तो उसने
किस कदर मीडिया के ऊपर पहले गुस्सा निकाला और ये कहा कि अब मैं हथियार उठाऊंगी, मैं बंदूक उठाऊंगी। क्या विकास दुबे के मरने के बाद भी अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है? क्या ये कहानी आगे बढ़ेगी और अब इस तरह के लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, जिसमें विकास की पत्नी भी शामिल है? लेकिन उससे पहले एनकाउंटर को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं? पुलिस के ये जो तमाम बड़े अधिकारी जिन्होंने एक सिस्टम को हर तरीके से अंदर बाहर से देखा है, उनका कहना यह है कि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो केवल काल्पनिक सवालों पर आधारित हैं। इसलिए क्योंकि लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं कुछ चीजें, इसलिए क्योंकि सिस्टम पर सवाल उठा देना बहुत आसान होता है। लेकिन क्यों है ये एनकाउंटर सवालों के घेरे में? सवालों के घेरे में एनकाउंटर, घटना कम, नाटक ज्यादा। यहां बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ये दिखाई देता है कि इसको एक तस्वीर, एक शक्ल देने की कोशिश की गई है। पहले घटना हुई है, उसके बाद उसको शक्ल देने की कोशिश हुई है। 10 मिनट पहले मीडिया को क्यों रोका गया? मीडिया का रोका जाना आवश्यक क्यों था? क्या इसलिए कि मीडिया के लोगों की जान खतरे में नजर आ रही थी? तब तक वो गाड़ी पलट चुकी थी, विकास के हाथ में पिस्तौल आ चुकी थी और यह खतरा था कि अगर पीछे से गाड़ियां जाएंगी मीडिया कर्मियों की तो वो क्रॉस फायर में फंस सकते हैं। क्या इसलिए ऐसा हुआ? दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को नुकसान नहीं के बराबर हुआ। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी अभी हमने आपको दिखाया, क्रेन से खींचे जाने की वजह से निशान है, स्किड होने वाले निशान नहीं है। लेकिन इस पर विक्रम सिंह साहब कह रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी वजहें होती हैं जहां निशान नहीं, क्योंकि लोगों के दिमाग में निशान पहले पड़े हुए हैं, इसलिए वो गाड़ी को पूर्वाग्रह से देख रहे हैं। विकास दुबे की गाड़ी बदलने पर संदेह, उसकी गाड़ी पहले जो थी, क्या अक्सर गाड़ी यूं बदली जाती है? क्या अपराधियों को इस कदर सेंसिटिव मामले में भी अपराधियों को ले जाते हुए कोई लेट डाउन क्लॉजेस नहीं है? क्या कभी भी कहीं पे भी कुछ भी किया जा सकता है? कम से कम उतना जो इस मामले में दिखाई दे रहा है। यूपी पुलिस के अधिकारियों के बदलते बयान, कई बार हमने ये देखा कि जिम्मेदार अधिकारियों के बयान इस मामले में बदलते हुए नजर आए हैं। ऐसा क्यों है? क्या कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाना स्वाभाविक है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख रहे होते हैं ऑन स्पॉट क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुन रहे होते हैं और बयान दे रहे होते हैं, इसलिए ये फर्क दिखाई दिया। या यही फर्क दिखाता है कि जो कहा जा रहा है और जो किया गया है उसमें फर्क है। डीजीपी विक्रम साहब के पास जाऊंगा, एक्स डीजीपी विक्रम सिंह साहब, आपको ये फुल प्रूफ नजर आ रहा है कि इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है और कहीं पे भी इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है? आपको लगता है कि घटना सवालों को आमंत्रित तो कर रही है? जी, इसमें मुझे किसी तरह का कोई लेश मात्र भी संदेह दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस वालों के बारे में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार कि पैसा लेकर के एनकाउंटर किया, किसी का कोई पूर्वाग्रह था, किसी की कोई रंजिश थी या किसी के थे, ये पूरे देश के सामने था। मीडिया की गाड़ी रोकी इसलिए गई क्योंकि मीडिया कर्मियों की बहुत अच्छी आदत होती है कि सेंसिटिव कॉन्वॉय में, चाहे वीआईपी का हो चाहे पुलिस का, उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि जो भी अतिक्रमण करना चाहे अपनी सीमाओं का, उसको रोका जाए। तीसरी चीज, ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है कि समय समय पर गाड़ी बदल दी जाए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इसके पहले बता दें, हत्या के घटनास्थल पर अगर मैं हत्या कर रहा हूं, कितने चश्मदीद गवाह या आई विटनेसेस मिल जाते हैं, और अगर यहां इनकाउंटर हो रहा है, आई विटनेसेस नहीं मिले, तो इसमें कोई चीज अननेचुरल नहीं है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, जितने इनकाउंटर मैंने किए हैं शायद ही किसी ने किए हों, और कई बार मेरे ऊपर भी कई मुकदमे लिखे गए हैं, लेकिन सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। राजनेता के चाहने से मेरे ऊपर मर्डर केस चार्जशीट नहीं हो सकता है। लोग कोशिश बहुत की, लेकिन हमारी न्यायपालिका का धन्यवाद, हमारी सच्चाई, उसको प्रणाम। और मैं आपके सामने ऐसे ही बैठा हूं बाइज्जत, क्योंकि मेरे ऊपर भी इसके एंड केंड प्रकारेण की आपने उनके कबाऊ पूत की हद कि कैसे एनकाउंटर किया। आप इसको मान के क्यों चल रहे हैं, प्रिज्यूम क्यों कर रहे हैं, पूर्वाग्रह से क्यों चल रहे हैं कि इसका फर्जी एनकाउंटर है? आप खुले दिमाग से, ये चीज इसके एनकाउंटर की है और ये चीज इसके बारे में संदेह उत्पन्न करती है। और जैसा कि टीआर कक्कर सर ने कहा, पीके जैन साहब, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। एक अहम खबर है जो आपके लिए भी इंट्रीगिंग होगी, और ये अहम खबर आपको मैं बता दूं, विकास दुबे एनकाउंटर मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस पर सुनवाई कर सकती है। याचिकाकर्ता ने जल्द सुनवाई करने की मांग की है। याचिका में ये एनकाउंटर की आशंका, फेक एनकाउंटर की आशंका जताई गई है। एक बार फिर से आपको बता दें कि ये एनकाउंटर बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल लेकर आया है और इसीलिए एक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई हो सकती है। टीआर कक्कर साहब, नजरिया आपका, टिप्पणी इस पर। देखिए, ये हमारा इस देश की पुलिस का दुर्भाग्य है कि जो कहानी, जो
तथ्य हम बताते हैं, उन तथ्यों पर मीडिया और पब्लिक के कुछ लोग, चंद लोग उस पर सवाल उठाना शुरू करते हैं। शायद वही उनकी रोजी रोटी हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जब ये कानून बने थे, ये कानून उस वक्त बने थे जब कोई एक छोटा सा चोर होता था, छोटा सा कुछ कभी किसी को एक चाकू मार दिया, कुछ इमेजिन करिए 140 साल 42 साल हो गए हैं। क्या हम लोग भी दूसरे देशों की तरह अपने इस कानून में सुधार नहीं कर सकते? क्यों नहीं न्यायपालिका ये देखती कि इस तरह के जो अपराध होते हैं वो साल 2 साल में उनको सजा मिल जाए? हमारे यहाँ जैसे विक्रम जी ने बताया कि सालों साल चलते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में, और फिर आपने स्वयं बताया कि राष्ट्रपति जी के पास भी जाएगा। पॉइंट ये है कि ये एक अपराधी था, बहुत शातिर अपराधी था, ये मारा गया है और इसका मरना लाजमी था, इसका मरना ठीक हुआ है मेरे विचार से। अब जो बाकी प्रश्न उठते अब सवाल ये है सर कि इतने सारे लोगों के दिमाग में ये बात क्यों आ रही है? क्या ये तमाम लोग जो सवाल उठा रहे हैं ये सब लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं? ये भी हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया में इसकी आशंका जताई थी। तमाम लोग ये कह रहे थे कि ये होने वाला है। ये कैसे है कि लोगों को ये पता था कि उसका अंजाम ये होने वाला है? पीके जैन साहब, देखिए, ये इस तरह का अपराधी और खासतौर पे 8-8 मर्डर पुलिस वालों के करने के बाद ये लोगों के जहन में आना स्वाभाविक है कि इस व्यक्ति को पुलिस छोड़ेगी नहीं। लेकिन इस व्यक्ति ने अगर इस तरह की सर्कमस्टेंसेस खुद ही क्रिएट कर दी कि पुलिस के सामने कोई दूसरा चारा न रहे, इसके ऊपर जवाबी फायरिंग में ये बंदा मारा जाए, तो उसमें पुलिस के ऊपर दोष कैसे बढ़ा जाएगा? एक तरफ आप बोलते हैं कि पुलिस इफेक्टिव नहीं है, 7 दिन से भाग रहा है अपराधी, पुलिस क्या कर रही है? दुनिया भर के प्रश्न पिछले 7 दिन में उठाए गए। अभी आदमी पकड़ा गया, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करके इसको वापस लाया जा रहा था, कोर्ट के सामने पेश किया जाने वाला था। रास्ते में जो भी पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया गया। सर मैं ये भी समझूंगा आप लोगों से। आ रहा हूं सर आपके पास। उमेश पाठक हमारे संवाददाता, उनके पास कोई एक अहम इनपुट है सर, जरा वो ले लें। उमेश पाठक, क्या ब्यौरा है आपके पास? जल्दी से सर। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मामले इस तरह के सामने आए हैं, उसमें कई मामले ऐसे हैं जो कि विक्रम सिंह साहब को भी पता है, के जैन साहब को भी पता है कि लोग लंबे खिंचते रहे और आज तक उनका कोई अंजाम नहीं पहुंच पाया है। विक्रम सिंह साहब, आपको याद होगा, जैन सर आप लखनऊ में ही थे, यहाँ पर रुस्तम, सोहराब और सलीम करके 3 सीरियल किलर भाई थे और उनको बड़ी चैलेंज दे करके वो हत्याएं करते थे। उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद आज 12 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, वो जेल में है और अंदर से अपना गैंग चला रहे हैं। सिर्फ वही नहीं गैंग चला रहे हैं, उनकी पत्नी भी बाहर से बैठ करके गैंग चला रही है। तो सबसे बड़ी जो चुनौती होती है पुलिस के सामने यही होती है कि वो इन्वेस्टिगेट करती है, चार्जशीट लगाती है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन बार बार चैलेंज होता है कोर्ट में। तब और प्रोसीजर अपने यहाँ का ऐसा है कि वो लंबा मामला खिंचता चला जाता है। और आपने देखा होगा 2-3 तारीख की दरमियानी रात से लेकर के और उसके इनकाउंटर तक के पहले तक, यानी गिरफ्तारी तक, किस तरीके से उसको मदद मिलती रही है बाकायदे सफ़ेद पोस्ट लोगों से। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं से भी उसको मदद मिल रही है। तो क्या यही तो वो सवाल है, यही तो वो बातें हैं जो सवालों को जन्म दे रही है। और मैं ये भी समझ सकता हूं कि उन लोगों ने जिन्होंने डिपार्टमेंट को हेड किया है, आला अधिकारी होने के नाते, वो एक खास नजरिया रखते हैं और उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है उसमें, और वो अस्वाभाविक भी नहीं है। लेकिन जरा ये देखिए, इन सेंटेंसेस को जरा ध्यान से देखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ये जो कहा जा रहा है ये ठीक है। कानून में एनकाउंटर जैसा शब्द नहीं है। एनकाउंटर नहीं, बाद में ट्रायल वैसे ही चलता है जैसे किसी मर्डर के दौरान चलता है। यह साबित करना पड़ता है कि आत्मरक्षा के लिए ऐसे हालात बन गए थे कि उसमें अपराधी को गोली मारनी पड़ी। कानून पहले इसे हत्या मानेगा, कानून इसे हत्या मानते हुए, और जिसको विक्रम सिंह साहब कह रहे थे मुकदमे होते हैं और इसमें पुलिस को, डिपार्टमेंट को, उन अधिकारियों को जो इन्वॉल्व होते हैं साबित करना पड़ता है। और कई मामले ऐसे भी हैं जिनमें एनकाउंटर के बाद कई सालों बाद यह पाया गया कि वो एनकाउंटर ठीक नहीं थे और जो अधिकारी या कर्मी उसमें इन्वॉल्व थे उनको सजाएं हुई हैं। पुलिस एनकाउंटर में हत्या की छूट नहीं है। क्या कई बार जिस अतिक्रमण की बात आप कर रहे थे विक्रम सिंह साहब, वो अतिक्रमण क्या डिपार्टमेंट की तरफ से भी मुमकिन है या डिपार्टमेंट कभी अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघता? आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहां इन्वेस्टिगेशन और जीरो टॉलरेंस होती है फर्जी काम के लिए।
पंजाब और उत्तर प्रदेश में ऐसी कई मिसाल है कि फर्जी मुठभेड़ में पुलिस अधिकारी जेल भेजे गए और जेल में ही उनकी मौत हुई, लेकिन हर एनकाउंटर वैसे ही होता है, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। और इसके बारे में अगर आप खुद परीक्षण कर ले, अभी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, अभी इसकी तफ्तीश होगी, तफ्तीश का पर्यवेक्षण कानपुर के आईजी और एडीजी करेंगे। इस मामले में ऐसा हुआ, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अरविंद जैन साहब के पास कंक्लूसिव रिमार्क के पास जा रहा हूं। अरविंद जैन साहब, इस पर आपको लग रहा है कि कहीं, जैसे शुरू में यह भी कहा जा रहा है कि इसमें एक एसओपी ये भी है कि जहां गिरफ्तारी होती है उसके बाद उस राज्य की पुलिस एक ट्रांजिट रिमांड के साथ सौंपती है दूसरे राज्य की पुलिस को, कहीं कोई झोल नहीं है? सर, कोई झोल नहीं है। उन्होंने बॉर्डर तक अपने एस्कॉर्ट किया है मध्य प्रदेश पुलिस ने, और बॉर्डर जब क्रॉस करा दिया तब उन्होंने यूपी पुलिस को, एसटीएफ को कहा कि अब आप इसको लेके चले जाइए। बिल्कुल सही तरीके से जो कोर्ट ने उनको ट्रांजिट रिमांड दिया है, अब ये कोर्ट में पेश होता और अब पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाता। देखिए, घटनाक्रम जो हुआ है वो अब आकस्मिक है। ये अगर पुलिस कस्टडी रिमांड पे भी लिया जाता तो भी सूचनाएं कुछ देता, हालांकि जो सूचनाएं उसको देनी थी वो उज्जैन में और रास्ते में आते वक्त एसटीएफ के द्वारा, सिविल पुलिस के द्वारा सब उगलवा ली गई है और उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। इसका ये अंपायर बहुत ही शीघ्र पूरा ध्वस्त होगा। और मेरा सभी लोगों से जो डाउट करते हैं मुझको उनको मेरा सभी से ये अनुरोध है कि 60 मुकदमे सर, पे लिखे बहुत हैं। संक्षेप में एक उत्तर मैं और लेना चाहता हूं सर, ये पीके जैन साहब से। पीके जैन साहब, क्या ये घटनाएं हैदराबाद और अब ये हम क्या ये देख रहे हैं कि अब इंसाफ के लिए एक अलग तरीका अख्तियार होगा, या हमको ऐसा लग रहा है ये सब कुछ सामान्य है, स्वाभाविक है? देखिए, आप बार बार उसी प्रिजम्पशन पे जा रहे हैं कि पुलिस ने ये जानबूझ के किया है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये अपराधी की खुद की हुई गलती जो उसने पुलिस के सामने की या डेस्परेशन में आके की, ये उसका नतीजा है। अगर अपराधी डेस्परेट होता है तो पुलिस को भी डेस्परेट मेजर्स अप्लाई करने पड़ते हैं। इस केस में बड़ा स्वाभाविक है कि डेस्परेट सिचुएशन कॉल्स फॉर डेस्परेट मेजर्स कह रहे हैं जैन साहब, और उनका कहना यह है कि इसमें जो लोग कुछ और तलाशने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ तिल का ताड़ बना रहे हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। आप मेहमानों का बहुत धन्यवाद। हमने पुलिस के अधिकारियों से, आला अधिकारियों से जिन्होंने इस महकमे को संभाला है, उनसे बात की। उनका एक स्वर में ये कहना है कि इसमें कहीं पूरी थ्योरी में कहीं कोई लोचा, कोई झोल नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा है तो ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। हमारे दोनों रिपोर्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उमेश, मनीष, आपका बहुत धन्यवाद। हाजिर होते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।